इन 4 क्वेश्चनों का विश्लेषण हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक का परिचय करिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अशोक की नीतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अशोक जब राजगद्दी पर बैठा उनकी क्या नीतियां थी उनका उल्लेख करने के लिए कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों अभिलेखों को विस्तार से चर्चा कीजिए। अशोक जो शिलालेख और अभिलेख लिखवाए थे उसका विस्तार से चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। और चौथा क्वेश्चन देखिए, अशोक का धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अशोक जो धम्म नीति अपनाई थी उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें धम्म के प्रमुख सिद्धांत होगा, धम्म की नीति होगा, एटसेट्रा। ठीक है, आप इन चारों क्वेश्चनों को विस्तार से देखने के लिए वीडियो आगे देखिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक का परिचय। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध के गद्दी पर अशोक 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी और पिता का नाम बिंदुसार था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। देखिए, कलिंग का राजधानी तोशिला है, जहां उपगुप्त कलिंग युद्ध होने के बाद अशोक पूरा परिवर्तन हो गया। तो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म में उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। दूसरा क्वेश्चन, अशोक की नीतियों का उल्लेख कीजिए। अशोक जब राजगद्दी पर बैठा उसकी क्या नीतियां थी, बैठने के बाद उनका उल्लेख क्या करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए इसको देखते हैं। अशोक की धार्मिक नीति की सफलता एवं असफलता तथा उसकी नीति के प्रभावों को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद का होना स्वाभाविक है। मध्यकालीन महान मुगल सम्राट अकबर की दीन-ए-इलाही की भांति अशोक ने भी अपने धम्म के माध्यम से सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की स्थापना एवं धार्मिक उदारता का वातावरण तैयार करना चाहा। धम्म की नीति में ऐसे कार्य भी शामिल थे जो आज नागरिकों के कल्याण से संबंधित है। यह कहना तो कठिन है कि अपने राष्ट्रीय एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अशोक किस सीमा तक सफल रहा होगा, पर इस दृष्टि से धम्म के प्रभाव हितकारी थे। अशोक के शासनकाल में उसके द्वारा किए गए कार्यों और नीतियों के कारण उसे ब्राह्मण विरोधी भी कहा गया। उसने पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ब्राह्मणों ने इसका प्रतिरोध किया। अशोक की धम्म नीतियों ने ब्राह्मणों की गरिमा को नष्ट किया। बौद्ध कथाओं से अनुमान लगाया जा सकता है कि धम्म नीतियों के प्रसार के लिए राजा की ओर से नियुक्त अधिकारियों को विशेष अधिकार भी दिए गए, जिससे अशोक का जनता से सीधा संपर्क अवरुद्ध हो गया था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ये नियुक्ति अधिकारी ब्राह्मणों के विरुद्ध थे। अशोक की इन्हीं नीतियों के खिलाफ पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह को भड़काया और सत्ता परिवर्तन का दौर शुरू हो गया। दूसरी ओर विद्वानों का तर्क है कि अशोक ने जिन शांति की नीतियों का प्रारंभ किया वे मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी, क्योंकि इन्होंने साम्राज्य की शक्ति को कम कर दिया। अशोक की इस विशेष अहिंसावादी नीति का हानिकारक प्रभाव सैन्य दृष्टिकोण से देखा गया, जिसका प्रभाव सेनाओं को कमज़ोर करने में हुआ। इन्हीं
तर्कों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारियों के अधीन मौर्य सेना ग्रीक हमलों का सामना करने में असफल रही। अशोक के शासनकाल में ब्राह्मणवाद विरोधी मत को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए एक कारण मान लिया गया है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों अभिलेखों को विस्तार से चर्चा कीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए। अशोक ने शिलालेखों अभिलेखों के द्वारा धम्म नीतियों का प्रसार किया। इन अभिलेखों में बृहत शिलालेख, लघु शिला स्तंभ लेख आदि शामिल हैं। अशोक ने ये लेख इसलिए खुदवाए थे ताकि लोग इन्हें पढ़ सके एवं इन्हें ऐसे स्थानों पर स्थापित किया था जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हो। इस तरह से अशोक लोगों से सीधा संपर्क बनाना चाहता था। ये अभिलेख कई वर्षों में लिखे गए। इन अभिलेखों में बताए गए सिद्धांतों से अशोक के धम्म के प्रमुख तत्वों के बारे में पता चलता है। अशोक के अभिलेखों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कुछ अभिलेखों से लगता है कि राजा बौद्ध मत का अनुयायी था और ये अभिलेख बौद्ध संप्रदाय अथवा संघों को संबोधित करते हुए लिखे गए थे। इन अभिलेखों में बौद्ध मत से अशोक के व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाया गया है। इनके माध्यम से वह बौद्ध मत में अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा अभिव्यक्त करता है। इनमें एक अभिलेख में उसने बौद्ध ग्रंथों की चर्चा की है तथा सभी बौद्धों से उनसे परिचित होने का उसने आह्वान किया है। अभिलेखों की अन्य श्रेणियों बृहत शिलालेख तथा लघु शिलालेख के नाम से जानी जाती है, जो कि चट्टानों पर खोदी गई है तथा स्तंभ लेखों के लिए विशेष रूप से स्तंभ खड़े किए गए थे। ये लेख जनसाधारण के लिए घोषणा कहा जा सकता है। इनमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। अभिलेखों से यह सिद्ध हो जाता है कि अशोक बौद्ध मत से सहमत थे। आइए लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए अशोक का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी एग्जाम है सभी में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। ये पूछ सकता है अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, मतलब धम्म जो लिखा गया था उनका प्रमुख सिद्धांत क्या था, धम्म का नीति क्या था। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसका पूरा एकदम विस्तार से चर्चा करते हैं हम, ठीक है। आइए, मौर्य राजा उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के उत्तरकाल में जैन मत का अनुयायी हो गया था तथा बिंदुसार आजीविका मत में विश्वास रखता था। स्वयं अशोक ने अपने निजी जीवन में बौद्ध मत स्वीकार किया, तथापि उसने अपने जनता पर बौद्ध मत थोपने का प्रयास कभी नहीं किया। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक धम्म की ओर प्रवृत्त हुआ। यहाँ धम्म का आशय कोई धर्म या मजहब या रिलीजन न होकर नैतिक सिद्धांत था। धम्म कोई जाति नहीं था, ये एक मजहब मतलब नैतिक सिद्धांत था, नैतिक कर्तव्य नैतिक सिद्धांत था अशोक का, ठीक है। एक शासक के रूप में अशोक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि उसका धम्म था। वह अपनी प्रजा के लिए उच्च मानवीय मूल्यों पर आधारित एक नैतिक संहिता की व्यवस्था करना चाहता था। अतः उसने सभी धर्मों के अच्छे नियमों का संग्रह करके धम्म की स्थापना की, जिसे सभी धर्मों का सार कहा जाता है। धम्म के माध्यम से अशोक ने एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म की आधारशिला रखी जो सभी को समान रूप से मान्य थी। वह सभी धर्मों को सम्मान करता था। अशोक जो है लास्ट में तो वो बौद्ध धर्म अपना लिया था, परंतु वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। सभी पंथों एवं संप्रदायों के नैतिक मूल्यों में पाई जाने वाली एकता में उसका दृढ़ विश्वास था। इस प्रकार अशोक का धम्म
जैसे कि उसने शिलालेख से स्पष्ट होता है एक नैतिक नियम, एक सामान्य आचार संहिता अथवा एक नैतिक व्यवस्था था। ठीक है, देखिए धम्म नीति के जन्म के पीछे निम्न कारण था। धम्म नीति क्यों जन्म लिया, अशोक ने इसको क्यों लाया, उसके पीछे का क्या कारण था। साम्राज्य के कुछ भाग ऐसे भी थे जहां न तो ब्राह्मणवाद का प्रभुत्व था न ही असनातनी संप्रदायों का। अशोक स्वयं यवनों के प्रदेश का जिक्र करता था जहां न तो ब्राह्मण और न ही श्रमण संस्कृति प्रचलन में थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में कई जनजातियां या आदिवासी क्षेत्रों में भी ब्राह्मणवाद या असनातनी संप्रदायों का प्रभाव नहीं था। इन सारी विभिन्नताओं के बीच साम्राज्य के अस्तित्व और परस्पर सौहार्द को बनाए रखने के लिए समाज की समस्याओं के प्रति एक समरूपी समझ और व्यवहार की आवश्यकता थी। 269 ईसा पूर्व में जब अशोक राज सिंहासन पर आसीन हुआ तब मौर्य साम्राज्य व्यवस्था जटिल स्वरूप ले चुकी थी। साम्राज्यिक व्यवस्था अपने में विभिन्न संस्कृतियों, विश्वासों और सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं को आत्मसात कर चुकी थी। अशोक के समक्ष दो ही विकल्प थे, एक और वह ढांचे को बल प्रयोग द्वारा स्थिर रख सकता था जिस प्रकार अत्यधिक व्यय आवश्यकता थी, मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत थी। दूसरी और वह एक ऐसे नैतिक मूल्य प्रस्तुत करता जो सभी को स्वीकार्य होते तथा सभी सामाजिक वर्गों एवं धार्मिक विश्वासों के बीच वह अपना स्थान बना लेता। अशोक ने यह विकल्प धम्म नीति में ढूंढा। देखिए अशोक उन तनावों से पूरी तरह परिचित था जो जैन, बौद्ध और तथा आजीविका जैसे सनातनी संप्रदायों के उदय के कारण समाज में आ रहे थे। ये सभी किसी न किसी रूप से ब्राह्मणवाद के विरोधी थे और इनके समर्थकों की संख्या बढ़ रही थी। परंतु जब अब भी ब्राह्मण समाज पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थे। इन परिस्थितियों में किसी न किसी रूप से वैमनस्य का होना असंभव ही था। ऐसा दशा में वो एक ऐसा संप्रदाय को अथी किया जो सबको मान्य था। ठीक है, देखिए धर्म के प्रमुख सिद्धांत। अशोक के धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित थे। देखिए क्या क्या सिद्धांत था धर्म का। देखिए बड़ों का सम्मान। अशोक ने अपने शिलालेखों में इस बात पर बल दिया है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। देखिए बड़ों का पालन करना चाहिए तो छोटों से प्रेम करना चाहिए। जिस प्रकार बड़ों का आदर सम्मान करना छोटों का कर्तव्य है, उसी प्रकार छोटों से प्रेम पूर्वक बर्ताव करना बड़ों का कर्तव्य है। शिलालेख 11 तथा 13 में दासों और सेवकों के प्रति विशेष रूप से अच्छा बर्ताव करने का आदेश है। ठीक है, सत्य लघु शिलालेख दूसरा तथा शिलाराज लेख 2 में और 7 में सत्य के सिद्धांत का उल्लेख है। ये जो शिलालेख है 2 राजलेख 2 और 7, ये सब सत्य का सिद्धांत उल्लेख है उसमें। इसके अनुसार सत्य ही नैतिक जीवन का आदर्श है, अतः मनुष्य को झूठ बोलने से बचना चाहिए। पापर रहित जीवन। स्तंभ लेख 3 में बताया गया है कि व्यक्ति को सदैव पापर रहित पवित्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। उसे क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, अत्याचार आदि से दूर रहना चाहिए। देखिए अहिंसा धर्म का प्रमुख आधार था। इसके अनुसार किसी भी प्रकार की जीव हत्या से बचना चाहिए तथा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। और देखिए दान। धर्म में दान पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अनुसार मनुष्य को विद्वानों, ऋषियों, निर्धनों और वृद्धजनों आदि को दान देना चाहिए। शिलालेख 11 में उल्लेख है कि सभी दानों में धर्मदान सर्वोत्तम है। कुछ और भी है जिसको हम बता देते हैं। सच्चे रीति रिवाज। अशोक ने जन्म, मृत्यु, विवाह, व्रत, तीर्थ यात्रा आदि से संबंधित झूठे रीति रिवाजों को त्याग करने
करके प्रेम, दान, दया जैसे सच्चे रीति रिवाजों का पालन करने पर बल दिया। धार्मिक सहनशीलता। धार्मिक सहनशीलता अशोक के धर्म का मूल मंत्र था। शिलालेख 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर करना चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। आत्म परीक्षण। स्तंभ लेख 3 में आत्म परीक्षण के सिद्धांत पर बल दिया गया है। इसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अच्छे तथा बुरे कार्यों की विवेचना करते रहना चाहिए। इस प्रकार अशोक का धर्म सदाचारपूर्ण एवं नैतिक जीवन के व्यतीत करने के लिए एक अच्छे आचार संहिता थी, जिसमें ईश्वर और आत्मा जैसे विषयों पर चर्चा नहीं है।